हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास पथ के दावेदार का 10वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। अपूर्व के इस तरह बाहर चले जाने पर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। बैरिस्टर कृष्ण अय्यर ने गंभीरता से पूछा, यह कौन है डॉक्टर? बहुत ही भावुक। उसकी बात में स्पष्ट उलाहना झलक रहा था कि ऐसे लोगों का यहाँ क्या काम है। डॉक्टर थोड़ा हंस पड़े। प्रश्न का उत्तर दिया तलवलकर ने। कहा, यह है मिस्टर अपूर्व हालदार। हमारे ऑफिस में मेरे सीनियर अफसर हैं, लेकिन बहुत अतरंग हैं। मेरे रंगून के प्रथम परिचय की कहानी नहीं सुनी। ये एक सहसा भारती पर नजर पड़ते ही रुककर उसने कहा, वह जो कुछ भी हो, प्रथम परिचय के दिन से ही हम लोग मित्र हैं। डॉक्टर हंसकर बोले, भावुकता नाम की वस्तु सर्वदा बुरी नहीं होती कृष्ण अय्यर, और तुम्हारी तरह सभी को कठोर पत्थर बन जाने से काम नहीं चलेगा, ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। कृष्ण अय्यर बोले, ऐसा मैं भी नहीं सोचता, लेकिन कमरे को छोड़कर उनके विचरने के लिए संसार में स्थान तो कम है नहीं। तलवलकर मन ही मन क्रोधित हो उठा। वह जिस व्यक्ति को बार बार अपना परम मित्र बता रहा है, उसे उसी के सामने अवांछित व्यक्ति सिद्ध करने की चेष्टा की जा रही है। इसे तलवलकर ने अपना अपमान समझकर कहा, मिस्टर अय्यर, अपूर्व बाबू को मैं पहचानता हूँ। यह सच है कि हम लोगों के मंत्र की दीक्षा लिए उन्हें बहुत दिन नहीं हुए, लेकिन मित्र की अकल्पित मृत्यु से थोड़ा सा विचलित हो जाना हम लोगों के लिए भी कोई भयानक अपराध नहीं है। संसार में चलने फिरने के लिए अपूर्व बाबू को स्थान की कमी नहीं है, और मुझे आशा है कि इस मकान में भी उनके लिए स्थान की कमी नहीं पड़ेगी। डॉक्टर बोले, अवश्य नहीं पड़ेगी तलवलकर, अवश्य नहीं पड़ेगी। फिर वे विशेष रूप से भारती की ओर लक्ष्य करके बोले, लेकिन यह मित्रता नाम की वस्तु संसार में कितनी क्षण भंगुर है भारती। एक दिन जिसके संबंध में सोचा भी नहीं जा सकता, दूसरे ही दिन जरा सा कारण पैदा हो जाने पर हमेशा के लिए विछोह हो जाता है। यह भी संसार में कोई अस्वाभाविक नहीं है तलवलकर। इसके लिए भी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। मनुष्य बहुत ही दुर्बल प्राणी है। संसार के बड़े बड़े धक्के संभालने के लिए कभी कभी इसी भावुकता की आवश्यकता पड़ती है। इन सब बातों का उत्तर नहीं, प्रतिवाद भी नहीं। सब मौन रहे, लेकिन भारती का चेहरा उदास हो उठा। भारती जानती है कि अकारण कुछ कहना डॉक्टर का स्वभाव नहीं है। डॉक्टर ने घड़ी देखकर कहा, मेरा तो जाने का समय हो रहा है भारती। रात की गाड़ी से जा रहा हूँ तलवलकर। कहाँ और किस लिए? अपने आप बताए बिना अनावश्यक कौतूहल प्रकट करने का नियम इन लोगों में नहीं है। तलवलकर ने पूछा, मेरे लिए आपका आदेश? डॉक्टर ने हंसकर कहा, आदेश तो है, लेकिन एक बात है, बर्मा में स्थान का अभाव हो ही जाए तो अपने देश में नहीं होगा, यह निश्चित है। मजदूरों पर जरा नजर रखना। तलवलकर ने गर्दन हिलाकर धीरे से कहा, अच्छा, बताइए फिर कब भेंट होगी? डॉक्टर ने कहा, नीलकांत जोशी के शिष्य हो तुम, फिर यह प्रश्न कैसे कर बैठे? तलवलकर चुप हो गया। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, अब देर मत करो, जल्दी जाओ, घर पहुंचते पहुंचते भोर हो जाएगी। और अय्यर, क्या यही प्रैक्टिस करने का निश्चय कर लिया है? कृष्ण अय्यर ने सिर हिलाकर सम्मति प्रकट की। किराए की गाड़ी बाहर खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों बाहर जाने लगे तो तलवलकर ने कहा, अंधेरे में अपूर्व बाबू कहाँ चले गए? भेंट नहीं हुई। इस बात का उत्तर देना किसी ने आवश्यक नहीं समझा। कुछ ही देर बाद गाड़ी की आवाज से मालूम हो गया कि वे लोग चले गए। तुम क्या समझती हो, अपूर्व चला गया? डॉक्टर ने कहा। भारती बोली, नहीं, संभव है आसपास खोजने से मिल जाएंगे।
आपसे बिना भेंट किए वे नहीं जाएंगे। डॉक्टर बोले, तुम यही काम करो, मैं यहाँ अधिक देर तक नहीं ठहर सकता बहन। भारती बोली, नहीं, वे इसी बीच आ जाएंगे। यह कहकर दरवाजे के बाहर भारती ने नजरें दौड़ाई और परिचित कदमों की आहट की प्रतीक्षा में बेचैन हो उठी। जी चाहा दौड़कर कहीं आस-पास से उसे पल भर में खोज लाए, लेकिन इतनी व्याकुलता दिखाने में उसे आज लज्जा महसूस हुई। डॉक्टर ने घड़ी की ओर देखा। भारती ने घड़ी पर नजर डाली। 5-6 मिनट से अधिक समय नहीं था। भारती ने पूछा, आप क्या पैदल ही जाएंगे? डॉक्टर बोले, नहीं, 2:20 पर बड़ी सड़क से एक घोड़ा गाड़ी गुजरेगी, 6-7 आने में स्टेशन पहुंचा देगी। भारती बोली, पैसा ना देने पर भी पहुंचा देगी, लेकिन जाने से पहले क्या सुमित्रा जीजी को देखने नहीं जाएंगे? वे सचमुच बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा, मैंने कब कहा कि बीमार नहीं है? लेकिन डॉक्टर को दिखाए बिना बीमारी कैसे अच्छी होगी? भारती बोली, आपसे अच्छा डॉक्टर कौन मिलेगा? डॉक्टर ने मजाक में उत्तर दिया, तब तो हो चुकी अच्छी। अभ्यास छूटे बहुत दिन बीत चुके हैं, फिर बैठा बैठा किसी का इलाज करता रहूं, इतना समय कहाँ है मेरे पास। भारती बोल उठी, आपके पास भला समय कहाँ है? कोई मर भी जाए तो भी आपको समय नहीं मिलेगा। क्या देश का काम ऐसा ही होता है? डॉक्टर का हंसता हुआ चेहरा पल भर को गंभीर होकर फिर पहले जैसा हो गया। भारती यह देखते ही अपनी गलती समझ गई। सुमित्रा कौन है? डॉक्टर के साथ उसका संबंध क्या है? किस तरह वह इस दल में शामिल हुई? भारती को इस संबंध में कुछ भी मालूम नहीं था। इन लोगों की संस्था में व्यक्तिगत परिचय के प्रति जिज्ञासा निषिद्ध मानी जाती है, इसीलिए अनुमान के सिवा ठीक तौर से कुछ भी जान लेने का उपाय नहीं था। केवल स्त्री होने के नाते ही उसने सुमित्रा का मनोभाव कुछ-कुछ जान लिया था, लेकिन अपनी उसी अनुभूति को आधार मानकर इतना बड़ा इशारा कर बैठने से वह केवल संकोच में ही नहीं पड़ गई, बल्कि भयभीत भी हो उठी। भयभीत वह डॉक्टर से नहीं, सुमित्रा से हुई। यह बात किसी भी तरह उसके कान तक पहुंच जाने से काम बिगड़ जाएगा। उनका और परिचय मालूम न होने पर भी पहले से ही उस शांत, तीक्ष्ण, विद्या बुद्धिशालिनी रमणी के दुर्भेद्य गंभीरता के परिचय से कोई भी अपरिचित नहीं था। सुमित्रा के स्वरूप और भाषण से, उनके प्रखर सौंदर्य के हर पदक्षेप से, उनके संयम गंभीर वार्तालाप से, उनके अचंचल आचरण की गंभीरता से इस दल में रहते हुए भी उनकी असीम दूरी को सब लोग भली भांति अनुभव करते थे। यहाँ तक कि उनकी बीमारी के संबंध में भी अपने आप किसी प्रकार की आलोचना करने का भी किसी को साहस नहीं होता था। लेकिन एक दिन इस ना बेधी जाने वाली कठोरता को बेध कर उनकी अत्यंत गुप्त दुर्बलता उस दिन अपूर्व और भारती के सामने प्रकट हो गई थी। जिस दिन एक आदमी को विदा करते समय सुमित्रा स्वयं को संभाल नहीं सकी थी, उसी से वे मानो अपने को सबसे अलग बहुत दूर हटा ले गई हैं। वह विशाल व्यवधान दूसरे की बिन मांगी सहानुभूति के आकर्षण से संकुचित होने का थोड़ा भी आभास मिलते ही उनकी अपने जीवन के प्रति अंतर में छिपी गूढ़ वेदना सहसा भड़क उठेगी। इस बात का अनुभव करके भारती का क्षुब्ध चित्त आशंका से भर जाता था। डॉक्टर ने आराम कुर्सी पर अच्छी तरह लेटकर अपने दोनों पैर मेज पर फैला दिए और फिर आराम की सांस छोड़कर बोल उठे, ओह! भारती आश्चर्य से बोली, आप तो खूब सो लिए। डॉक्टर नाराज होकर बोले, क्यों, क्या मैं घोड़ा हूँ जो जरा सा लेटते ही नींद आ जाएगी? मुझे नींद आ रही है, तुम लोगों की तरह खड़े खड़े मैं नहीं सो सकता। भारती बोली, खड़े खड़े हम लोग भी नहीं सो सकते,
लेकिन अगर कोई यह कहे कि आप दौड़ते-दौड़ते सो सकते हैं, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आपके इस शरीर से क्या कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं जानता। लेकिन समय हो गया। इसी समय ना चल पड़ने से गाड़ी नहीं मिलेगी, चली जाएगी। डॉक्टर ने कहा, चली जाने दो। बड़ी जोर की नींद आ रही है भारती, आंखें नहीं खोल सकता। यह कहकर डॉक्टर ने आंखें मूंद ली। यह सुनकर भारती ने पुलकित मन से अनुभव किया कि केवल मेरे अनुरोध से ही आज उनका जाना स्थगित हो गया। नहीं तो नींद तो दूर, बिजली गिरने की दुहाई देकर भी उनके संकल्प में बाधा नहीं डाली जा सकती। उसने कहा, अगर सचमुच ही नींद आ रही हो तो ऊपर जाकर सो जाइए ना। डॉक्टर ने आंखें बंद किए हुए ही पूछा, तुम क्या अपूर्व की बाट देखती हुई सारी रात जागकर बिताओगी? भारती बोली, मुझे क्या गरज, कोठरी में सो जाऊंगी। डॉक्टर हंसकर बोले, क्रोध करके लेटा तो जा सकता है, लेकिन सोया नहीं जा सकता। बिछौने पर पड़कर छटपटाते रहने से बढ़कर दूसरी कोई सजा नहीं होती। इससे यही अच्छा होगा कि तुम उसे खोज लाओ। मैं किसी से नहीं कहूंगा। भारती का चेहरा लाल हो गया। कुछ देर मौन रहने के बाद वह स्वयं को संभाल कर बोली, अच्छा डॉक्टर साहब, बिस्तर पर पड़कर छटपटाते रहने से बढ़कर और कोई सजा नहीं होती। यह बात आप कैसे जान गए? डॉक्टर ने कहा, लोग कहते हैं। वही सुनकर भारती बोली, अपने अनुभव से नहीं जानते? डॉक्टर बोले, बहन, हम अभागों को तो सोने के लिए बिस्तर भी नसीब नहीं होते, फिर छटपटाना कैसा? इतनी बाबूगिरी के लिए फुर्सत कहाँ? भारती बोली, अच्छा डॉक्टर साहब, सब लोग कहते हैं कि आप में क्रोध है ही नहीं, क्या यह सच बात है? डॉक्टर ने कहा, लोग झूठ कहते हैं, वे मुझे देख नहीं सकते। भारती हंसकर बोली, यह अत्यधिक प्यार करते हैं। वे तो यह भी कहते हैं कि आप में न मान है न अभिमान, न दया माया है। हृदय आदि से अंत तक पत्थर बन गया है। डॉक्टर ने भारती के चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा, यह भी अत्यधिक प्यार की बात है। इसके बाद? भारती बोली, इसके बाद उस प्रस्तर मूर्ति पर केवल एक प्रतिमा खुदी हुई है, जन्मभूमि की प्रतिमा। उसका न आदि है न अंत है और न क्षय है। वह प्रतिमा हमें दिखाई नहीं देती, इसीलिए हम लोग आपके पास रह पाते हैं, नहीं तो। यह कहते कहते सहसा वह रुक गई, फिर बोली, कैसे बताऊं डॉक्टर साहब। एक दिन जब मैं सुमित्रा बहन के साथ बर्मा आयरन कंपनी के कारखाने के पास से जा रही थी, उस दिन यहाँ कारखाने के नए बॉयलर की परीक्षा हो रही थी। लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। काले पर्वत के समान वह एक विशाल जड़ पिंड से अधिक और कुछ भी नहीं था। सहसा उसका दरवाजा खुल जाने पर ऐसा लगा मानो उसके भीतर आग का तूफान उठ रहा है। अगर उसमें इस पृथ्वी को भी उठाकर डाल दिया जाए तो वह इसे भी भस्म कर देगा। मैंने सुना है कि वह अकेला ही उस विशाल कारखाने को जला सकता है। दरवाजा बंद हो गया तो वह पूर्ववत शांत जड़पिंड बन गया। उसके भीतर का रत्ती भर भी प्रकाश बाहर नहीं रहा। सुमित्रा बहन के मुंह से गहरी सांस निकल गई। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है जीजी? सुमित्रा ने कहा, इस भयंकर यंत्र को याद रखना भारती, इससे तुम अपने डॉक्टर साहब को पहचान सकोगी। यही है उनकी यथार्थ प्रतिमूर्ति। डॉक्टर ने अन्य मनस्क की तरह मुस्कुराते हुए कहा, सभी लोग क्या मुझे प्यार ही करते हैं, लेकिन नींद के मारे तो आंखों से अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भारती, कुछ उपाय करो। लेकिन इससे पहले वह आदमी कहाँ चला गया, क्या एक बार पता नहीं लगाओगी? भारती बोली, लेकिन आप यह बात किसी से कह नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा, नहीं, लेकिन मुझसे लज्जा करने की आवश्यकता नहीं है। भारती बोली, नहीं, मनुष्य से ही मनुष्य को लज्जा होती है। यह कहकर वह लालटेन लेकर बाहर चली गई। लगभग 15 मिनट बाद आकर बोली, अपूर्व बाबू चले गए। आश्चर्य से डॉक्टर बोले, इतने अंधेरे में अकेले?
भारती बोली, ऐसा ही लगता है। डॉक्टर ने कहा, आश्चर्य है। भारती बोली, मैंने आपके लिए बिस्तर ठीक कर दिया है। डॉक्टर ने पूछा, और तुम? भारती बोली, मैं फर्श पर कंबल बिछाकर सो जाऊंगी। डॉक्टर बोले, अच्छा चलो, लज्जा मनुष्य मनुष्य से करता है, मैं तो पत्थर रहा। ऊपर के कमरे में डॉक्टर लेट गए। भारती ने फर्श पर बिस्तर बिछा दिया। डॉक्टर ने उसे देखकर कहा, सब लोग मिलकर इस तरह मेरी उपेक्षा करते हैं तो मेरे आत्मसम्मान को चोट लगती है, यानी मुझसे कोई भय नहीं है। भारती बोली, रत्ती भर भी नहीं। आपसे किसी का लेश मात्र भी अकल्याण नहीं हो सकता। डॉक्टर ने हंसकर कहा, अच्छा, किसी दिन पता चल जाएगा। बिछौने पर लेटकर भारती ने पूछा, आपका सव्यसाची नाम किसने रखा था डॉक्टर साहब? डॉक्टर हंसकर बोले, यह नाम दिया था पाठशाला में पंडित जी ने। उनके यहाँ आम का एक बहुत ऊंचा पेड़ था। केवल मैं ही ढेले भरकर उस पर लगे आमों को तोड़ सकता था। एक छत पर से कूदने पर मेरा दायां हाथ मोच खा गया। डॉक्टर ने उस पर पट्टी बांधकर मेरे गले से लटका दिया। यह देखकर सभी हाय हाय करने लगे, लेकिन पंडित जी ने प्रसन्न होकर कहा, जाने दो, ढेले की चोट खाने से मेरे आम तो बच गए, पकने पर शायद दो चार मुंह में डाल सकूंगा। भारती बोली, आप बड़े दुष्ट थे। डॉक्टर बोले, दूसरे दिन फिर आम गिराने लगा। पंडित जी को पता चल गया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। कुछ देर मेरी ओर देखकर बोले, गलती हुई बेटा सव्यसाची, आम की आशा अब नहीं करता। दायां हाथ तोड़ चुके हो, बायां हाथ चल रहा है। बायां हाथ टूट जाने पर संभव है दोनों पैर चलेंगे। आप कष्ट मत करो, जो आम बचे हैं उन्हें मैं तुड़वा देता हूँ। भारती बोली, पंडित जी का दिया हुआ नाम है यह? डॉक्टर बोले, हाँ, मेरा असली नाम तभी से लोग भूल गए। भारती फिर बोली, अच्छा, सभी लोग जो कहते हैं कि देश और आप मिलकर एकाकार हो गए हैं, यह कैसे हुआ? डॉक्टर बोले, यह भी बचपन की घटना है। इस बीच में क्या क्या आया और चला गया, लेकिन वह दिन आज भी याद है। हमारे गांव के पास वैष्णवों का एक मठ था। एक दिन रात के समय डाकुओं ने उस मठ पर आक्रमण किया। रोने धोने की आवाज से लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन डाकुओं के पास एक देसी बंदूक थी, जिससे वे लोग गोलियां चलाने लगे। यह देखकर कोई उनके पास ना जा सका। मेरे एक चचेरे भाई थे, अत्यंत साहसी और परोपकारी। वे जाने के लिए छटपटाने लगे, लेकिन जाने पर निश्चय ही मृत्यु होगी, यह सोचकर सबने उनको पकड़ लिया। अपने को किसी तरह न छुड़ा सकने पर वे वहीं से निष्फल उछल कूद मचाने लगे और डाकुओं को गाली देने लगे, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ। डाकुओं ने केवल एक बंदूक के जोर से 200-300 आदमियों के सामने बाबा जी को खूंटे में बांधकर जला डाला। मैं उस समय बालक था भारती, लेकिन आज भी मरते हुए बाबा जी की चीखें सुनाई पड़ती हैं। ओह! कितना हृदय विदारक आर्तनाद था वह। भारती ने पूछा, इसके बाद? डॉक्टर बोले, बाबा जी को समूचे गांव वालों के सामने मार डाला गया। डाकुओं ने लूटपाट का काम बड़ी आसानी से पूरा कर लिया। जाते समय डाकुओं के सरदार ने अपने पिता की सौगंध खाकर बड़े भैया को सुनाकर कहा, आज तो हम लोग थक गए हैं, पर 1 महीने के अंदर ही लौटकर हम इसका बदला लेंगे। बड़े भैया जिला मजिस्ट्रेट के पास जाकर रोए धोए कि मुझे एक बंदूक चाहिए, लेकिन पुलिस ने कहा नहीं मिल सकती, क्योंकि 2 साल पहले किसी अत्याचारी पुलिस इंस्पेक्टर के कान मल देने के अपराध में उन्हें 2 महीने की जेल की सजा मिल चुकी थी। भैया से मजिस्ट्रेट ने कहा, जो इतना डरता है वह घर द्वार बेचकर मेरे जिले से किसी दूसरे जिले में चला जाए। भारती उत्तेजित होकर बोली, नहीं दी। डॉक्टर ने कहा, नहीं, और यही नहीं, बड़े भैया ने जब धनुष बाण और बर्छा बनवाया
तो पुलिस उन्हें भी छीन ले गई। भारती ने पूछा, इसके बाद? डॉक्टर बोले, इसके बाद की घटना संक्षिप्त है। उसी महीने में सरदार ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। इस बार उसके पास एक बंदूक और थी। घर के सभी लोग भाग गए, पर बड़े भैया को कोई भी डिगा न सका। डाकू की गोली खाकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। भारती बोली, प्राण त्याग दिए? डॉक्टर बोले, हाँ, गोली लगने के बाद 4 घंटे जीवित रहे। गांव भर इकट्ठा होकर हो हल्ला मचाने लगा। कोई डाकुओं को गाली देने लगा, कोई साहब को। केवल भैया चुपचाप पड़े रहे। देहाती गांव ही तो था। अस्पताल 10-12 कोस दूर था। रात के समय डॉक्टर पट्टी बांधने के लिए आया तो भैया ने उसका हाथ हटाकर कहा, रहने दो, मैं जीना नहीं चाहता। यह कहते कहते पत्थर के उस देवता की आवाज जरा सी कांप उठी। बड़े भैया मुझे बहुत ही प्यार करते थे। मुझे रोते देखकर उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर धीरे धीरे बोले, छी, लड़कियों की तरह इस गाय भेड़ बकरियों के सुर में सुर मिलाकर तू मत रो शैल। लेकिन राज्य करने के लोभ से जिन लोगों ने समूचे देश में मनुष्य कहलाने योग्य एक भी प्राणी बाकी नहीं छोड़ा, उन लोगों को अपने जीवन में कभी क्षमा मत करना। घृणा से उनके मुंह से उफ आह तक भी नहीं निकली और इस अभिशप्त पराधीन देश को चिरकाल के लिए वे छोड़कर चले गए। केवल मैं ही जानता हूँ भारती, कितना बड़ा और विशाल हृदय उस दिन संसार से विदा हो गया। भारती चुपचाप बैठी रही। किसी समय एक छोटे से गांव में हुई दुर्घटना की कहानी ही तो है। डाका पड़ने पर 2-4 अज्ञात अप्रसिद्ध आदमियों के प्राण नष्ट हुए। इतना ही तो। जगत के बड़े बड़े विरोधों के असहनीय दुखों के मुकाबले में यह है क्या चीज। फिर भी इस पत्थर पर कितना गहरा घाव कर गई है। तुलना और गणना की दृष्टि से दुर्बलों के दुखद इतिहास में हत्या की यह निर्ममता बहुत ही तुच्छ है। इस बंग देश में ही रोजाना न जाने कितने लोग चोर डाकुओं के हाथों मरते हैं। लेकिन इसमें क्या इतनी सी ही बात है? क्या यह पत्थर इतने से आघात से ही विदीर्ण हो गया है? भारती को सहसा लगा जैसे समूची बलि की दुस्साह लांछना और अपमान की ग्लानि ने उस पत्थर के चेहरे पर काली स्याही की मोटी तह पोत दी है। वेदना से भारती बोल उठी, भैया। डॉक्टर ने गर्दन उठाकर पूछा, मुझे बुला रही हो? भारती बोली, हाँ, क्या अंग्रेजों से तुम्हारी संधि नहीं हो सकती? डॉक्टर बोले, नहीं, मुझसे बढ़कर उनका शत्रु और कोई नहीं है। भारती मन ही मन दुखी होकर बोली, किसी से दुश्मनी या किसी का अहित करने की तुम कामना कर सकते हो, यह बात मैं सोच भी नहीं सकती भैया। डॉक्टर बोले, भारती, यह बात तुम्हारे मुंह से ही शोभा दे सकती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदा सुखी रहो। यह कहकर वे धीमे से हंस पड़े। भारती जानती थी कि इस हंसी का कोई मूल्य नहीं है, शायद यह कुछ और ही हो। डॉक्टर ने कहा, भारती, हमारा देश अंग्रेजों के हाथों में चला गया है। इसी कारण मैं उनका शत्रु नहीं हूँ। कभी यह देश मुसलमानों के हाथों में भी चला गया था। मैं उनसे कोई शत्रुता नहीं रखता। लेकिन समस्त संसार में अंग्रेजों से बढ़कर मानवता की इतनी बड़ी शत्रु जाति और कोई नहीं है। यही इन लोगों का व्यवसाय है, यही इनका मूलधन है। यदि तुमसे बन सके तो देश के सभी लोगों को, भले ही वे पुरुष हों या स्त्री, इस सत्य को समझा देना। भारती मौन बैठी न जाने क्या सोचने लगी, लेकिन एक समूची जाति के विरुद्ध इतने बड़े अभियोग को सत्य मानकर उस पर विश्वास न कर पाई। भारती के दल के एक आदमी ने आकर एक पत्र दिया। पत्र सुमित्रा के हाथ का लिखा हुआ था। पत्र में उसने लिखा था कि जैसी अवस्था में हो तत्काल पत्रवाहक के साथ चली आओ। नीचे उतर कर देखा, दरवाजे के सामने परिचित गाड़ी खड़ी है।
लेकिन गाड़ीवान बदल गया है। उसकी समझ में नहीं आया कि गाड़ी क्यों आई है। सुमित्रा के घर तक जाने में 3-4 मिनट से अधिक समय नहीं लगता। उसने पूछा, क्या बात है हीरा सिंह, सुमित्रा कहाँ है? हीरा सिंह पथ के दावेदार के सदस्य न होते हुए भी विश्वास पात्र पंजाबी सिख हैं। पहले हांगकांग पुलिस में सर्विस करता था, अब रंगून के तार घर में पियोन का काम करता है। उसने धीरे से कहा, 4-5 मील दूर बहुत ही गुप्त और आवश्यक सभा हो रही है। आपके ना जाने से काम नहीं चलेगा। भारती ने प्रश्न नहीं किया। सांझ के अंधेरे में गाड़ी की खिड़कियां बंद करके चल पड़ी। हीरा सिंह सरकारी पियोन की यूनिफॉर्म में सरकारी साइकिल पर सवार होकर दूसरे रास्ते से चल पड़ा। रात के लगभग 10 बजे गाड़ी एक बगीचे में पहुंचकर रुक गई। हीरा सिंह पहले ही पहुंच चुका था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। सिर के ऊपर बड़े-बड़े पेड़ छाए हुए थे, जिसके कारण अंधकार इतना दुर्भेद्य हो गया था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। लंबी-लंबी और घनी घास के बीच एक पगडंडी का चिन्ह मात्र दिखाई दे रहा था। इसी भयानक रास्ते पर हीरा सिंह अपनी साइकिल की छोटी सी लालटेन की रोशनी से रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चलने लगा। उस पगडंडी पर चलते ही भारती के मन में रह रहकर यह विचार आने लगा कि इस भयंकर स्थान पर आकर मैंने अच्छा नहीं किया। थोड़ी देर बाद वे लोग एक टूटी फूटी पुरानी इमारत के सामने पहुंच गए। बड़े हॉल के कोने में ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां काठ की बनी हुई हैं। बीच बीच में सीढ़ियों के कुछ तख्ते नहीं हैं। भारती हीरा सिंह का हाथ पकड़कर दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। फिर सामने का बरामदा पार करके बड़ी कठिनाई से निश्चित स्थान पर पहुंच गई। कमरे में एक चटाई बिछी थी। एक ओर 2 मोमबत्तियां जल रही थी। उन्हीं के पास सामने आसन पर सुमित्रा बैठी थी। दूसरे छोर पर डॉक्टर बैठे थे। उन्होंने स्नेह भरे स्वर में कहा, आओ भारती, मेरे पास आकर बैठो। भारती जल्दी से डॉक्टर के पास जा बैठी। उसके कंधों पर बायां हाथ रखकर डॉक्टर ने जैसे चुपचाप उसे ढांढस बंधाया। हीरा सिंह अंदर नहीं आया, दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। भारती ने चारों ओर नजर डाली। जो लोग बैठे थे उनमें से 5-6 को तो वह बिल्कुल ही नहीं पहचानती थी। परिचितों में से डॉक्टर और सुमित्रा के अतिरिक्त रामदास तलवलकर और कृष्ण अय्यर थे। अपरिचितों पर नजर डालते ही सबसे पहले उसकी नजर एक भयानक चेहरे वाले आदमी पर पड़ी। वह गेरुए रंग का लंबा चोला पहने था। सिर पर बहुत बड़ी पगड़ी थी। उसका मुंह बड़ी हांडी की तरह गोलाकार और शरीर गैंडे के समान स्थूल, मांसल और सूखा था। बड़ी-बड़ी आंखों के ऊपर भौहों का चिन्ह तक नहीं। कड़ी-कड़ी सींगों की तरह खड़ी मूछें शायद दूर से गिनी जा सकती थी। रंग तांबे जैसा। उसे देखते ही स्पष्ट मालूम हो जाता था कि वह अनार्य मंगोलिया जाति का है। उस विभत्स भयानक आदमी की ओर भारती आंख उठाकर नहीं देख सकी। 2 मिनट तक समूचे कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर सुमित्रा ने पुकार कर कहा, भारती, मैं तुम्हारे मन की बात जानती हूँ। मेरी इच्छा नहीं थी कि तुम्हें यहाँ बुलाकर दुखी करूं, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा नहीं करने दिया। जानती हो अपूर्व बाबू ने क्या किया है? भारती मौन देखती रह गई। सुमित्रा बोली, वो था कंपनी ने रामदास को बर्खास्त कर दिया है। अपूर्व की भी वही दशा होती, लेकिन कमिश्नर के सामने हम लोगों की सारी बातें सच सच कह देने से ही उसकी नौकरी बच गई। वेतन कम नहीं था, 500-600 के लगभग होगा। रामदास बोला, हाँ। सुमित्रा बोली, पथ के दावेदार विद्रोहियों का दल है और हम लोग छिपाकर पिस्तौल रखते हैं। ये सारी बातें भी उन्होंने बता दी।
इसके लिए क्या दंड है भारती? भयंकर आकृति वाला आदमी गरज कर बोला, डेथ। भारती चुप थी। रामदास बोला, सव्यसाची ही डॉक्टर बने हैं, यह समाचार उन्हें मिल चुका है। अपूर्व बाबू ने यह बात बता देने में कसर नहीं रखी है। होटल के कमरे में ही उन्हें पकड़ा जा सकता है। इससे पहले मैं राजनीतिक अपराध में 2 वर्ष जेल काट चुका हूँ, यह भी बता दिया। सुमित्रा ने कहा, भारती, तुम जानती हो कि डॉक्टर पकड़े जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? फांसी हो जाएगी। अगर उससे बच भी गए तो ट्रांसपोर्टेशन। सभासदगण, आप लोग इस अपराध का दंड क्या निश्चित करते हैं? सभी एक साथ बोल उठे, डेथ। सुमित्रा ने पूछा, भारती, तुम्हें कुछ कहना है? भारती ने सिर हिलाकर बताया, कुछ नहीं। वह भयंकर आदमी बोला, यह भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ। कृष्ण अय्यर ने दरवाजे की ओर देखकर हीरा सिंह से कहा, बगीचे के कोने में एक सूखा कुआं है, कुछ अधिक मिट्टी डालकर और फिर उसके ऊपर थोड़ी सूखी पत्तियां डाल देनी चाहिए, गंध ना निकलने पाए। हीरा सिंह बोला, इस काम में कमी ना होगी। तलवलकर बोला, अब बाबू साहब को बुलाकर सजा सुना देनी चाहिए। अपूर्व के अपराध का विचार 5 मिनट में ही समाप्त हो गया। विचार करने वालों की राय जितनी संक्षिप्त थी उतनी ही स्पष्ट थी। भारती ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन उसके कानों और बुद्धि के बीच कहीं एक ऐसी दुर्भेद्य दीवार खड़ी हो गई थी कि कोई भी बाहरी वस्तु उसे भेद कर अंदर नहीं पहुंच सकती थी। इसी से आरंभ से अंत तक जो कोई कुछ कहता था, भारती आकुल दृष्टि से उसके मुंह की ओर मुड़कर देखने लगती थी। केवल इतनी ही बात उसकी समझ में आ रही थी कि अपूर्व ने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस देश में उसका जीवन संकट में है, लेकिन वह संकट इतना निकट आ पहुंचा है, यह वह बिल्कुल नहीं समझ सकी। सुमित्रा के इशारे से एक आदमी उठकर बाहर चला गया और 2 मिनट के बाद ही अपूर्व को लेकर आ गया। अपूर्व के दोनों हाथ पीठ की ओर रस्सी से मजबूती के साथ बंधे हुए थे और कमर में एक भारी पत्थर झूल रहा था। दूसरे ही पल भारती चेतना शून्य होकर डॉक्टर के शरीर पर लुढ़क पड़ी। इस समय सबकी नजरें अपूर्व पर टिकी हुई थी, इसलिए डॉक्टर के सिवा और कोई इस बात को नहीं जान सका। भारती के यहाँ पहुँचने से पहले ही अपूर्व का बयान लिया जा चुका था। उसने कोई भी बात अस्वीकार नहीं की थी। ऑफिस के बड़े साहब और पुलिस के बड़े साहब दोनों ने मिलकर उससे सारी बातें जान ली थी, लेकिन उसने इस दल और देश से इतनी बड़ी शत्रुता कैसे की, इस बात को वह अब भी नहीं जान सका था। आज दिन के 10 बजने से पहले ही रामदास ने आकर यह खबर सुमित्रा को सुना दी थी। दंड निश्चित हो गया। यह संक्षेप में इस प्रकार था। ऑफिस की छुट्टी के बाद आज अपूर्व पैदल घर जाने का साहस न कर सकेगा। यह सोचकर इन लोगों ने किराए की गाड़ी हीरा सिंह की सहायता से ऑफिस के पास खड़ी कर दी। इस फंदे में अपूर्व ने सहज ही पांव रख दिए। कुछ देर चलाकर गाड़ीवान ने कहा, एक भारी रोलर के टूट जाने के कारण गली का मोड़ बंद हो गया है, घूम कर जाना होगा। अपूर्व ने स्वीकार किया और उसके बाद अन्यमनस्क सा हो गया। लेकिन घंटे भर बाद जब उसे होश हुआ तो देखा हीरा सिंह गाड़ी में पिस्तौल लिए खड़ा है। सुमित्रा ने पुकार कर कहा, अपूर्व बाबू, हम लोगों ने आपको प्राण दंड दिया है, आपको कुछ कहना है? अपूर्व ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। डॉक्टर ने पूछा, हीरा सिंह, तुम्हारी पिस्तौल कहाँ है? हीरा सिंह ने सुमित्रा की ओर इशारा किया। डॉक्टर ने हाथ बढ़ाकर कहा, पिस्तौल देखूं तो सुमित्रा? सुमित्रा ने बेल्ट से पिस्तौल खोलकर डॉक्टर के हाथ में दे दी। डॉक्टर ने पूछा, और किसी के पास पिस्तौल है? किसी और के पास नहीं है, यह बात सबने बता दी। तब सुमित्रा की पिस्तौल अपनी जेब में रखकर
डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने कहा तुम लोगों ने प्राण दंड दिया है, लेकिन भारती ने नहीं दिया। सुमित्रा ने भारती की ओर देखकर कहा, भारती नहीं दे सकती। डॉक्टर ने कहा, दे पाना उचित नहीं है, क्यों भारती? भारती चुप रही। इस कठिनतम प्रश्न के उत्तर में उसने औंधी लेटकर डॉक्टर की गोद में अपना मुंह छिपा लिया। डॉक्टर ने उसके सिर पर एक हाथ रखकर कहा, अपूर्व बाबू ने जो कुछ कर डाला है वह लौट नहीं सकता। उसका परिणाम हम लोगों को भोगना ही पड़ेगा। दंड देने पर भी और ना देने पर भी भोगना पड़ेगा। इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं। भारती, इनका भार अपने ऊपर ले लो। सुमित्रा ने कहा, नहीं। सभी एक साथ बोल उठे, नहीं। वह भयानक आदमी सबसे अधिक उछला। उसने अपने दोनों पंजे उठाकर भारती की ओर इशारा करके कोई बात कही। सुमित्रा ने कहा, हम सबका मत एक ही है। इतने बड़े अन्याय को प्रश्रय देने से हम लोगों का सारा काम टूट फूट कर समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, अगर समाप्त हो जाए तो उसका उपाय ही क्या है? सुमित्रा के साथ ही 5-7 आदमी गरज उठे, उपाय क्या है? देश के लिए, स्वाधीनता के लिए हम लोग और कोई बात नहीं मानेंगे। आपके अकेले की बात से कुछ नहीं हो सकता। लोगों का गरजना बंद हो जाने पर डॉक्टर ने उत्तर दिया। इस बार उनकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत और नरम सुनाई दी। उसमें रत्ती भर भी उत्साह और उत्तेजना नहीं थी। उन्होंने कहा, सुमित्रा, विद्रोह को प्रश्रय मत दो। तुम लोग जानते हो कि मेरे अकेले का मत तुम 100 आदमियों से भी अधिक कठोर है। डॉक्टर उस भयंकर मनुष्य को संबोधित करके बोले, ब्रजेंद्र, बटाविया में एक बार तुमने मुझे दंड देने के लिए विवश किया था, अब दूसरी बार विवश मत करो। भारती ज्यों की त्यों पड़ी थी। उसका शरीर थर थर कांप रहा था। उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए डॉक्टर ने स्वाभाविक स्वर में कहा, डरो मत भारती, अपूर्व को मैं अभय देता हूँ। भारती ने मुंह ऊपर नहीं उठाया। उसे विश्वास भी नहीं हुआ। उसके दाएं हाथ की उंगलियां अपनी मुट्ठी में दबाकर उसे अपनी ओर खींचकर डॉक्टर ने धीरे धीरे कहा, लेकिन इन लोगों ने तो अभय दिया नहीं, सहज देंगे भी नहीं। ये लोग इस बात को नहीं समझते कि मैं जिसे अभय दे दूं उसे छुआ भी नहीं जा सकता। फिर तनिक हंसकर बोले, अच्छा खाना नहीं मिलता भारती, आधा पेट खाकर ही दिन कट जाते हैं। फिर भी ये लोग समझते हैं कि मैंने जिसे अभय दे दिया उसे छुआ जा सकता है। इन थोड़ी सी दुबली पतली उंगलियों के दबाव से आज भी ब्रजेंद्र जैसे बड़े से बड़े बाघ के पंजे चूर चूर हो जाएंगे। क्या कहते हो ब्रजेंद्र? चट गांव का मृग धुंधला मुंह लिए चुप रह गया। डॉक्टर ने कहा, लेकिन अपूर्व अब यहाँ ना रहे तो अच्छा है। यह देश चला जाए। अपूर्व ट्रेटर नहीं है, स्वदेश को संपूर्ण हृदय से प्यार करता है, लेकिन बहुत ही दुर्बल है। हम लोग सदस्यों से भी अनुरोध कर सकते हैं कि अब सभा समाप्त कर दीजिए। यह कहकर उन्होंने सुमित्रा की ओर देखा। सुमित्रा उन्हें कभी तुम और कभी आप कहकर सम्मान के साथ संबोधित किया करती थी। अब भी उसी तरह बोली, अधिकांश सदस्यों का मत जहाँ किसी व्यक्ति विशेष की शारीरिक शक्ति की तुलना में महत्वहीन हो, उसे और जो चाहे कहा जाए, सभा नहीं कह सकते। लेकिन इस नाटक का अभिनय कराने का ही अगर आपका इरादा था, तो दोपहर से पहले ही क्यों नहीं बता दिया था? डॉक्टर बोले, अभिनय होता तो अच्छा होता, लेकिन विशेष स्थिति के कारण अगर अभिनय हो भी गया तो यह मानना पड़ेगा कि अभिनय अच्छा ही रहा। रामदास बोला, ऐसा हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। डॉक्टर बोले, मित्रता नामक वस्तु कितनी क्षणभंगुर है, इस बात को भी तुमने कभी सोचा था तलबल कर? ऐसा सत्य संसार में दुर्लभ ही है। कृष्ण अय्यर ने कहा, तुम लोगों की बर्मा की एक्टिविटी समाप्त हो गई, अब भाग जाना पड़ेगा। डॉक्टर बोला, जाना पड़ेगा ही, लेकिन समय को देखते हुए स्थान छोड़ देना
और एक्टिविटी छोड़ देना एक चीज़ नहीं है अय्यर। अगर बहुत दिन तक किसी स्थान पर निश्चिंत भाव से रहने की जगह ना मिले, तो उसके लिए शिकायत करना हम लोगों को शोभा नहीं देता। यह कहकर वे भारती को इशारा करके उठ खड़े हुए और बोले, हीरा सिंह, अपूर्व बाबू के बंधन खोल दो। चलो भारती, तुम लोगों को किसी निरापद स्थान पर पहुंचा दूं। हीरा सिंह आदेश पालन करने के लिए बढ़ा तो सुमित्रा ने कठोर स्वर में कहा, अभिनय के अंतिम अंक में तालियां बजाने को जी चाहता है, लेकिन यह कोई बात नहीं है। बचपन में शायद कहीं किसी उपन्यास में पढ़ी थी। यह युगल मिलन हम लोगों के सामने हो जाता तो और कहीं कोई कमी ना रह जाती। क्या कहती हो भारती? भारती लज्जा से मानो मर जाने की स्थिति में हो गई। डॉक्टर ने कहा, लज्जित होने की तो इसमें कोई बात नहीं है भारती, बल्कि मैं चाहता हूँ कि अभिनय समाप्त करने के जो मालिक हैं, वे किसी दिन इसमें जरा सी कमी ना रखें। जेब से सुमित्रा की पिस्तौल निकालकर उसके पास रखते हुए डॉक्टर बोले, मैं इन लोगों को पहुंचाने जा रहा हूँ, लेकिन भय की कोई बात नहीं है, मेरे पास पिस्तौल और भी हैं। डॉक्टर ने कनखियों से ब्रजेंद्र की ओर देखकर हंसते हुए कहा, तुम लोग जो मजाक में कहा करते थे कि मैं उल्लू की तरह अंधेरे में भी देख लेता हूँ, इस बात को तुम लोग आज भूल मत जाना। यह कहकर वे अपूर्व को साथ लेकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। सहसा सुमित्रा खड़ी होकर बोली, क्या फांसी की डोरी अपने ही हाथ से अपने गले में डाले बिना काम नहीं चल सकता? डॉक्टर ने कहा, एक साधारण डोरी से डरने से कैसे काम चलेगा सुमित्रा? किसी काम को हाथ में लेने से पहले मनुष्य को मृत्यु का भय दिखाना कितना अर्थहीन है, यह याद करके सुमित्रा स्वयं ही लज्जित हो गई। बोली, सब कुछ तितर बितर हो गया, लेकिन फिर कब भेंट होगी? डॉक्टर ने कहा, कोई आवश्यकता पड़ने पर ही होगी। सुमित्रा बोली, वह आवश्यकता कभी पड़ेगी? डॉक्टर बोले, जरूर पड़ेगी। यह कहकर अपूर्व और भारती को साथ लेकर वह सावधानी से नीचे उतर गए। जो गाड़ी भारती को लेकर आई थी अभी तक खड़ी थी। गाड़ीवान को जगाकर उसमें तीनों बैठकर चल पड़े। बहुत देर की खामोशी भंग करके भारती ने पूछा, भैया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर ने उत्तर दिया, अपूर्व के घर। 2 मील चलने के बाद जब गाड़ी रुकवाकर डॉक्टर उतरने लगे, तो भारती ने आश्चर्य से पूछा, यहाँ क्यों? डॉक्टर ने कहा, अब लौटूंगा, वे लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ निर्णय तो हो ही जाना चाहिए। भारती व्याकुल होकर बोली, निर्णय? नहीं, आप मेरे साथ चलिए। यह कहते हुए भारती उदास होकर बोली, तुम्हारी मुझे बहुत जरूरत है भैया। डॉक्टर बोले, मैं जानता हूँ। अपूर्व बाबू, क्या परसों जहाज से घर जा सकेंगे? अपूर्व बोला, जा सकूंगा। भारती बोली, भैया, मुझे घर जाना होगा। डॉक्टर बोले, नहीं, तुम्हारे कागज पत्र, पथ के दावेदार का खाता, पिस्तौल कारतूस आदि नवतारा सब हटा चुकी होगी। सुबह तलाशी में देशी शराब की बोतल और टूटा हुआ बेहला। पुलिस के साहब को इसके अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। कल 9-10 बजे के लगभग घर लौटकर रसोई तैयार करके खाने पीने के बाद तुम्हें जरा सा सो लेने के लिए भी शायद समय मिल जाएगा। रात को 2-3 बजे के लगभग फिर मिलूंगा। कुछ खाने पीने को रखना। भारती चुप रही, मन ही मन बोली, इस तरह अत्यधिक सजग न होने पर क्या इस मरण यज्ञ में कोई साथ आना चाहता है? फिर प्रत्यक्षतः बोली, भैया, तुम सबके हित अहित की चिंता रखते हो। संसार में मेरा अपना कोई नहीं है। अपने पथ के दावेदार से मुझे विदा मत कर देना भैया। अंधेरे में ही डॉक्टर ने सिर हिलाया। भगवान के काम से किसी को विदा कर देने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन इसकी धारा तुम्हें बदल देनी पड़ेगी। भारती ने कहा, तुम ही बदल देना। डॉक्टर ने इसका उत्तर नहीं दिया। सहसा व्यग्र होकर बोले, भारती, अब मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वे पलक झपकते ही अंधेरे में गुम हो गए।
स्थान की कमी के कारण गाड़ी में दोनों एक दूसरे से सटकर बैठे थे। 1 घंटे तक गाड़ी घरघराती हुई चलती रही, लेकिन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। गाड़ी आकर अपूर्व के घर के दरवाजे पर रुक गई। भारती दरवाजा खोलकर अपूर्व के साथ उतर आई। उसने गाड़ीवान से पूछा, कितना किराया हुआ? गाड़ीवान ने हंसकर कहा, नॉट अ पाई, गुड नाइट टू यू। यह कहकर वह गाड़ी हाँकता हुआ चला गया। भारती ने पूछा, तिवारी है? अपूर्व बोला, हाँ। और ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाकर अपूर्व ने तिवारी को जगाया। किवाड़ खोलकर दीपक की रोशनी में तिवारी की नजर सबसे पहले भारती पर पड़ी। अपूर्व कल ऑफिस गया था और आज भोर की बेला में घर लौटा है, रात बिताकर। उसके साथ में भारती है, इसलिए तिवारी को समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। क्रोध से उसका संपूर्ण शरीर जलने लगा और बिना कुछ कहे वह तेजी से अपने बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़कर सो गया। तिवारी भारती को बहुत प्यार करता था। एक दिन इसी ने उसे आसन्न मृत्यु के मुंह से बचाया था, इसलिए ईसाई होने पर भी श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। इधर कुछ दिनों से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उससे तिवारी के मन में अपूर्व के संबंध में तरह तरह के संभव असंभव दुश्चिंताएं जाग उठी थी, यहाँ तक कि जाति नष्ट होने तक की। सर्वनाश की वह मूर्ति आज एकदम तिवारी के मन पटल पर साकार अंकित हो उठी। उसे इस तरह सो जाते देख अपूर्व ने पूछा, किवाड़ बंद नहीं किए तिवारी? भारती बोली, मैं बंद कर देती हूँ। अपूर्व ने अपने सोने के कमरे में जाकर देखा, बिछौना ज्यों का त्यों पड़ा है। भारती बोली, आप आराम कुर्सी पर बैठिए, मैं सब ठीक कर देती हूँ। अपूर्व ने पुकारा, तिवारी, एक गिलास पानी ला दे। पानी की सुराही और गिलास की ओर इशारा करके बिछौना बिछाती हुई भारती बोली, सोते हुए आदमी को क्यों जगाते हैं अपूर्व बाबू, आप ही ले लीजिए। एक ही सांस में गिलास खाली करके अपूर्व बैठने जा रहा था कि भारती ने कहा, अब वहां नहीं, बिछौने पर सो जाइए। अपूर्व शांत बालक की तरह लेट गया। मसहरी डालकर भारती उसे चारों ओर से दबाने लगी तो अपूर्व ने पूछा, तुम कहाँ सोओगी? भारती ने आराम कुर्सी की ओर उंगली उठाकर कहा, सवेरा होने में अब घंटा भर रह गया है, आप सो क्यों नहीं जाते? अपूर्व ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वहां नहीं, मेरे पास बैठो। आपके पास? भारती के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अपूर्व और चाहे जैसा भी हो, इन मामलों में वह कभी आत्मविस्मृत नहीं होता था। कितनी ही रातें उन्होंने एक कमरे में बिताई थी, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध उसके आचरण से कोई इशारा या बात प्रकट नहीं हुई थी। अपूर्व ने कहा, यह देखो, उन लोगों ने मेरा हाथ तोड़ दिया, तुम मुझे इन लोगों के बीच क्यों खींच ले गई? उसकी बात का अंतिम अंश सहसा रुलाई से रुंध गया। भारती मसहरी को एक ओर से उठाकर उसके पास बैठ गई। जांच करके उसने देखा, कसकर बांधने के कारण हाथों में जगह जगह काली नसें उभरकर फूल आई हैं। अपूर्व की आंखों से आंसू गिर रहे थे। भारती ने आंचल से उन्हें पोंछकर सांत्वना भरे स्वर में कहा, डर की कोई बात नहीं है, मैं तौलिया भिगोकर लपेट देती हूँ, 2-1 दिन में सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर वह उठ गई और स्नान घर से एक अंगोछा भिगोकर ले आई और उसे हाथ पर बांधकर बहुत ही कोमल स्वर में बोली, जरा सो जाने की कोशिश कीजिए, मैं आपके माथे पर हाथ फेर देती हूँ। यह कहकर वह धीरे धीरे माथे पर हाथ फेरने लगी। अपूर्व बोला, कल जहाज मिलता तो कल ही चला जाता। भारती बोली, परसों ही चले जाइएगा। अपूर्व बोला, गुरुजनों की बात ना मानने का फल है, माँ ने मुझे मना किया था। भारती बोली, माँ शायद आपको आने देना नहीं चाहती थी। अपूर्व बोला, लेकिन मैंने अनसुना कर दिया, उसी का यह फल हुआ। होनहार होकर रहता है, दुर्गा दुर्गा कहते हुए
परसों जहाज पर बैठ जाऊं, कहकर उसने लंबी सांस ली। इसके साथ ही भारती ने जो उसकी सांस की अपेक्षा सैकड़ों गुना गहरी सांस ली, वह उसे नहीं जान सका। अपूर्व बोला, इस मकान में पांव धरते ही तुम्हारे पिता से झगड़ा हुआ, अदालत में जुर्माना हुआ, मुझे इसी से चेत जाना चाहिए था। भारती चुप रही। अपूर्व बोला, तिवारी ने मुझे बार बार सावधान किया। 500 रुपए महीने की नौकरी चली गई। इस उम्र में कितने लोग पाते हैं, फिर यह हाथ मैं लोगों के सामने दिखाऊंगा कैसे? भारती ने धीरे धीरे कहा, तब तक हाथ के दाग मिट जाएंगे। उसके मुंह से इससे अधिक बात नहीं निकली। अपूर्व के सिर पर उसका हाथ अब चलना नहीं चाहता था। इस अत्यंत साधारण और तुच्छ व्यक्ति को वह मन ही मन प्यार करने लगी है। इस बात को अनुभव करके वह अपने आप ही लाज के मारे मर सी गई। यह बात उसके दल के बहुत से लोग जान गए हैं। आज अपूर्व की जान बचाकर वह उन सबके सामने अपराधिनी और सुमित्रा की नजरों में छोटी हो गई है। लेकिन इस अत्यंत तुच्छ व्यक्ति की हत्या करने की नीचता और ओछेपन से वह उन लोगों को बचा सकी है। इस बात को मानकर उसे गर्व का अनुभव भी हुआ। अपूर्व बोला, दाग तो सहज में जाएगा नहीं, कोई पूछेगा तो क्या उत्तर दूंगा? इसीलिए तो लोग कहा करते हैं कि बंगालियों के लड़के बीए एमए पास तो कर लेते हैं, लेकिन बड़ी नौकरी नहीं संभाल सकते। भारती बोली, अच्छा अब सो जाइए। यह कहकर भारती उठ खड़ी हुई। अपूर्व बोला, माथे पर थोड़ी देर और हाथ फेर दो भारती। भारती बोली, नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। अपूर्व ने कहा, तो रहने दो, रात भी अब बाकी नहीं रही। भारती पास की कोठरी में डेक चेयर पर जा बैठी। अपूर्व के कमरे में अच्छी आराम कुर्सी थी, लेकिन उस तुच्छ आदमी की उपस्थिति में एक ही कमरे में रात बिताने में आज उसे अत्यंत लज्जा महसूस हुई। उसे ख्याल आया कि किस तरह और कितनी अगाध करुणा से अपूर्व सुनिश्चित और आसन्न मृत्यु से मुक्ति पा गया है। इतनी बड़ी बात वह जैसे एकदम भूल ही गया है। उसने अपने घनिष्ठ मित्र तलवलकर के प्रति, अपने दल के प्रति और विशेष रूप से उस डॉक्टर के प्रति कैसा जघन्य अपराध किया है, यह बात उसे याद ही नहीं है। चिंता है तो केवल बड़ी नौकरी और हाथों के दाग की। जब भारती को सामने वाली खुली खिड़की से भोर का उजाला दिखाई दिया, तो उसने चुपचाप द्वार खोला और तेजी से पैर बढ़ाकर सड़क पर पहुंच गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।